पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट्स। लास्ट लेक्चर में बच्चों वी हैव स्टडीड रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट। उससे पहले हमने रेजोनेंस देखा था इन सीरीज सर्किट। इन टुडेज लेक्चर वी विल बी डीलिंग विद a very important topic and a very conceptual one, that is power in AC circuits. अब बच्चों before starting the power in AC circuits, it is important to understand the basic difference in calculating the power in DC circuit and in AC circuit. देखिए in DC circuits we know that the power is given as V into I. I am talking about the formula in terms of voltage and current. But इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स मेरा वोल्टेज और करंट दोनों ही वेरी करता है साइनोसॉइडली। हमने इससे पहले जितने भी लेक्चर्स पढ़े हैं वहां पर हमने देखा है कि वी हैव अज्यूम्ड अ वेरिंग वोल्टेज एंड करंट। तो मान लेता हूं कि मेरा जो ईएमएफ है दैट इज वेरिंग एज ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी एंड करंट इज वेरिंग एज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। फाइन। तो यहां पर मैं देख रहा हूं फाई इज द फेज एंगल बिटवीन द ईएमएफ एंड द करंट। फाइन फाइन एंड बोथ द ईएमएफ एंड द करंट आर वेरिंग। तो यहां पर इन केस ऑफ ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, अ न्यू टर्म इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर। ठीक है ना। तो मैं किसी भी इंस्टेंट पे पावर निकाल सकता हूं, बाद में मैं पूरे साइकिल के लिए उसका एवरेज निकाल लूंगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर से और अल्टीमेटली फिर for a one complete cycle we'll be taking the average of the power and we'll come to a average power of the AC circuit for that particular value। ठीक है ना। तो अगर मेरे को इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है तो P की वैल्यू होनी चाहिए, P should be equal to E into I। तो this will be E naught sin omega t into I naught sin omega t minus 5। तो यहां पर आप देखिए this can be written as 1/2 E naught I naught into 2 sin omega t into sin omega t minus 5। तो ये बच्चों 2 sin A sin B का फॉर्मूला है। 2 sin A sin B फॉर्मूला हमें मालूम है। दिस 2 sin A sin B is cos A minus B minus cos A plus B। So this is the formula of 2 sin A sin B that we'll be using. So let's put the formula here and find the value. The value that we'll be getting is P will be equal to E naught into I naught upon 2। यहां पर मुझे मिल जाएगा cos A minus V will give me cos phi minus cos this will give me 2 omega t minus phi। ठीक है ना। तो यहां पर देखें बच्चों, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द पावर। अगर मुझे एवरेज पावर निकालनी है, ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहा हूं। इन केस आई हैव टू फाइंड द एवरेज पावर, तो मुझे करना क्या पड़ेगा, आई हैव टू टेक द एवरेज ऑफ किस क्वांटिटी का एवरेज लेना है बच्चों, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाइव माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस 5। इस पर्टिकुलर क्वांटिटी का मेरे को एवरेज लेना है। तो अब यहां पर देखिए, फॉर अ वन कंप्लीट साइकिल कॉस थीटा का अगर मैं एवरेज निकालूं, किसी भी इनफैक्ट चाहे कॉस थीटा हो चाहे साइन थीटा हो, अगर मैं कंप्लीट साइकिल पर उसका एवरेज निकालूंगा तो मुझे मालूम है फॉर अ कंप्लीट साइकिल द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म विल बी 0। तो यहां से मुझे सीधे, ये चीज हम कई बार न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो यहां से मैं सीधे लिख सकता हूं ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 इंटू कॉस 5। This will be my average value। अब यहां पर I'll be doing a mathematical manipulation। I'm writing my average power as P average is E naught upon root 2 into I naught upon root 2 into cos 5। अब E naught is the maximum value, I naught is the maximum value, तो मुझे मालूम है max upon root 2 is the RMS value। ऐसे ही E naught upon root 2 will be ERMS। ठीक है ना। मैक्स वैल्यू को मैंने आई नॉट से लिखा है, तो बच्चों P एवरेज कैन बी रिटन एज दिस इज ERMS into IRMS into cos phi।
दिस इज द वैल्यू ऑफ द एवरेज पावर। क्लियर है? इन एनी एसी सर्किट, ये ध्यान रखेंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए, दिस cos फाई, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में रेजोनेंस में भी बताया था, इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है ना? दिस cos फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ये अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे कि हम पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। बट पावर फैक्टर को डिफाइन करने से पहले कुछ कंडीशंस हम चेक करते हैं, जहां से मुझे एवरेज पावर के बारे में आई विल बी गेटिंग न्यू वैल्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की बात करूं, ध्यान से देखेंगे, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट, तो मुझे मालूम है फॉर अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट V and I आर इन सेम फेज। दिस इज इंपॉर्टेंट, द V and I आर इन सेम फेज। अगर सेम फेज में है बच्चों, तो फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? फाई विल बी 0। ठीक है ना? और अगर फाई 0 है तो cos फाई विल बी 1। ठीक है ना? cos फाई विल बी 1, तो P एवरेज कितना आ जाएगा? दिस विल बी ERMS इंटू IRMS। क्लियर है ना? तो ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर है? अब IRMS को क्या लिख सकता हूं? ERMS अपॉन R। तो P एवरेज विल बी ERMS स्क्वायर अपॉन R। तो यही मैं देखता भी हूं, V स्क्वायर अपॉन R। अगर आप DC की बात करें तो एवरेज पावर आप ऐसे ही निकालते हो, P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ठीक है ना? तो यहां से भी मेरे को वही फॉर्मूला बन के मिल रहा है। अब यहां पर अगर मैं प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव की बात करूं, जैसे मैं अगर आपसे बोलूं कि मेरा सर्किट प्योरली इंडक्टिव है, तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में कंडीशन क्या होती है? वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2। ठीक है ना? तो cos फाई कितना हो जाएगा बच्चों? दिस विल बी cos पाई बाय 2, दिस विल बी 0। तो एवरेज पावर कितना हो गया? 0 हो गया। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में एवरेज पावर 0 है। अब ध्यान से समझेंगे, मतलब अगर मैं प्योर इंडक्टर इस्तेमाल करूं तो वो एसी पे कोई पावर नहीं लेगा, एवरेज पावर हमेशा 0 होगा। यही कोर कॉन्सेप्ट आता है चोक कॉइल का। अभी इसी लेक्चर के एंड में मैं आपको बताऊंगा बहुत ब्रीफ में कि चोक कॉइल क्या है। ऐसे ही अगर मैं प्योरली कैपेसिटिव सर्किट की बात करूं, ध्यान से देखेंगे इसको भी, फॉर अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट अब की बार क्या है? अब की बार V लैग्स I बाई पाई बाई 2, लैग कर रहा है। ध्यान रखेंगे, मैं वोल्टेज को प्रेफरेंस दे रहा हूं, तो मेरा फाई अब की बार माइनस पाई बाई 2 हो गया। लेकिन मुझे मालूम है P एवरेज इज ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 2। तो कॉस ऑफ माइनस पाई बाई 2 इज अगेन कॉस पाई बाई 2 एंड दिस विल गिव मी 0। तो यहां से मुझे क्लियर हो रहा है कि एवरेज पावर इन अ प्योरली इंडक्टिव एंड अ प्योरली कैपेसिटिव सर्किट इज ऑलवेज 0। ठीक है ना? फाइन। अब बात करता हूं, अगर मेरे पास एक LCR सर्किट है, ध्यान से देखेंगे, अगर मेरे पास एक सीरीज LCR सर्किट है तो वहां पे मैं पावर के बारे में कैसे डिस्कस कर सकता हूं? सीरीज LCR सर्किट, तो बच्चों सीरीज LCR सर्किट में पावर कंज्यूम होगी। वहां पर इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टर भी है, बट पावर कंज्यूम कहां पे होगी? ओनली अक्रॉस द रेजिस्टर। ध्यान रखेंगे, प्योरली सीरीज LCR सर्किट में फाई की वैल्यू क्या आती है? tan इनवर्स एक्सएल डिफरेंस XC अपॉन R। ठीक है ना? तो पावर कंज्यूम होगी लेकिन अक्रॉस द रेजिस्टर। ध्यान रखेंगे, फाइन, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। दूसरी चीज, पावर एट रेजोनेंस, पावर एट रेजोनेंस। रेजोनेंस पे बच्चों क्या होगा? जब सर्किट मेरा रेजोनेंस पे होता है तब मेरा फाई 0 होता है और cos फाई 1 होता है। ये मैंने रेजोनेंस वाले सर्किट में आपको बताया था। क्यों ऐसा होता है इसका लॉजिक समझिए। देखिए, जब मेरा सर्किट रेजोनेंस पे होता है तो XL इज इक्वल टू XC, और मेरा जो इंपिडेंस है बच्चों, ध्यान से देखेंगे, माई इंपिडेंस इज प्योरली रेजिस्टिव। ये हम रेजोनेंस की कंडीशंस में पढ़ चुके हैं। तो अगर मेरा इंपिडेंस प्योरली रेजिस्टिव है, इसका मतलब V एंड I आर इन सेम फेज, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए यही कंडीशन है कि मेरा वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। तो अगर V एंड I आर इन सेम फेज तो ऑब्वियसली मेरा रेजिस्टिव सर्किट है और फेज सेम है, तो फाई हो गया मेरा 0
तो मुझे यही कंडीशन मिल जाती है। क्लियर है? ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्लियर है? तो चलिए यहां से हम लोगों ने देख लिया कि मैं किसी भी एसी सर्किट में कैसे पावर को कैलकुलेट कर सकता हूं। अब बच्चों एक अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट नाउ वी विल बी डिस्कसिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर। तो चलिए देखते हैं कि पावर फैक्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। चलिए नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डिफाइन पावर फैक्टर। देखिए अगर मैं एवरेज पावर का एक्सप्रेशन देखूं तो एवरेज पावर इज ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। अब यहां पर ये जो ERMS इंटू IRMS टर्म है बच्चों, ये मुझे अपेरेंट पावर बताता है। इट नेवर गिव्स मी द रियल पावर। अगर मुझे इस अपेरेंट पावर से रियल पावर या ट्रू पावर डिराइव करनी है तो मैं क्या देख रहा हूं, जब मैं इसे एक और टर्म cos फाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं देन आई एम गेटिंग द एवरेज या ट्रू या रियल पावर। तो दिस पर्टिकुलर टर्म cos फाई इज कॉल्ड द पावर फैक्टर। ध्यान रखेंगे, इफ यू आर आस्क्ड टू डिफाइन पावर फैक्टर देन पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ द ट्रू पावर टू द अपेरेंट पावर। फाइन। अब ट्रू पावर क्या है? P एवरेज है, और अपेरेंट पावर क्या है? ERMS इंटू IRMS। ध्यान रखेंगे बच्चों, न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ना? अब अगर मैं एक सीरीज LCR सर्किट की बात करूं, ध्यान से समझेंगे, फॉर अ सीरीज LCR सर्किट अगर मैं फेजर बनाऊं तो हम सभी लोगों को मालूम है फेजर कैसे बनना है। सीरीज LCR सर्किट का मान लेता हूं, इसको ऐसे यहां से ज्वाइन कर देते हैं, ये क्लियर है ना? सो दिस इज Z। क्लियर है? दिस इज XL डिफरेंस XC, दिस इज R, दिस इज फाई। तो यहां पर इस ट्रायंगल में दिस इज द इंपीडेंस ट्रायंगल फॉर अ सीरीज LCR सर्किट। हम ऑलरेडी रेजोनेंस सीरीज रेजोनेंस के लेक्चर में इसको देख चुके हैं। तो cos फाई इज R अपॉन Z। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। नाउ द बिग क्वेश्चन इज व्हाट आर द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर आपका cos फाई है। भाई पावर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना? वैसे आप बोलोगे कि cos 180 की वैल्यू -1 है तो फाई अगर 180 हो तो माइनस पावर, तो पावर नेगेटिव नहीं हो सकती। तो cos फाई मेरा या तो 0 हो सकता है या तो मेरा 1 हो सकता है। अब cos फाई 0 कब होता है? जब मेरा फाई π/2 होता है। और cos फाई 1 कब होता है? जब मेरा फाई 0 होता है। तो एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0 व्हेन द फेज एंगल इज π/2, यानी कि इंडक्टिव या कैपेसिटिव सर्किट के केस में द पावर कंज्यूम्ड इज 0। ठीक है ना? क्लियर है ना ये? और प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में जहां पर फाई 0 है वहां पर पावर फैक्टर इज मैक्सिमम। अब फाई इज इक्वल टू 0 मेरा रेजोनेंस का भी कंडीशन है, तो मैं कह सकता हूं कि रेजोनेंस की कंडीशन की एक और कैरेक्टरिस्टिक आ गई, दैट पावर फैक्टर इज मैक्सिमम एंड इट इज यूनिटी। क्लियर है ना? मैंने उस समय आपको बताया था कि हम ये तब पढ़ेंगे जब हम पावर फैक्टर डिफाइन कर लेंगे। अब बच्चों पावर फैक्टर डिफाइन करने के साथ ही एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आता है ऑफ वॉटलेस करंट। वॉटलेस करंट, देखिए वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, वॉटलेस मतलब पावरलेस करंट। तो अगर मैं बेसिक डेफिनेशन से ही समझूं तो मैं समझ जाऊंगा कि पावरलेस करंट का मतलब क्या है। करंट तो फ्लो कर रहा है मगर कोई पावर डिसिपेट नहीं हो रही। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब कंडक्टर या इंडक्टर ही या कैपेसिटर लगाओ। बट अगर मैं टेक्निकलिटीज पे जाऊं तो ध्यान रखिएगा, मैं अगर पी एवरेज का फॉर्मूला उठाऊं, यहीं से मैं आपको कॉन्सेप्चुअल बताता हूं। पी एवरेज इज ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, मतलब ERMS और IRMS के बीच का जो एंगल है दैट इज फाई। तो जरा इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। IRMS मैंने ऐसे बनाया और मैंने मान लिया ये मेरा है ERMS, ठीक है ना? इनके बीच का एंगल है फाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं IRMS के दो कंपोनेंट कर रहा हूं। ये जो कंपोनेंट आएगा दिस विल बी IRMS cos फाई, और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा दिस विल बी IRMS sin फाई। क्लियर है ना? ध्यान से देखिए मैंने क्या किया है, मैंने पी एवरेज का फॉर्मूला यूज किया है। पी एवरेज का फॉर्मूला कहता है कि पी एवरेज इज ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, ठीक है ना? अब फाई वॉज द एंगल बिटवीन ERMS एंड IRMS, तो मैंने वो एंगल एज इट इज लिया है।
और अपने करंट को रिजॉल्व किया है दो कंपोनेंट में। क्यों करंट को रिजॉल्व किया? क्वेश्चन आता है। वोल्टेज को, ईएमएफ को भी रिजॉल्व कर सकते थे, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को वैसे ही रखते हैं, जो वर्टिकल से एंगल, जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है उस क्वांटिटी के कंपोनेंट लेते हैं। बट हमें यहां पर एनालाइज करना था बच्चों वॉटलेस करंट, ठीक है ना। मुझे करंट का एक्सप्रेशन डिराइव करना है, तो मैंने करंट को रिजॉल्व किया है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूं कि IRMS cos phi, ये मेरा जो कंपोनेंट है विद रिस्पेक्ट टू ERMS, कितना एंगल बना रहा है? ये एंगल बना रहा है, द एंगल मेड बाय दिस कंपोनेंट इज 0। ध्यान से देखेंगे, ये मेरा IRMS cos phi है और ये मेरा ERMS है। इन दोनों के बीच का एंगल phi है, ठीक है ना। तो व्हाट विल बी द एवरेज पावर कंज्यूम्ड? मान लिया मैंने इसको, मान लिया डायरेक्शन 1, इसको मैंने मान लिया डायरेक्शन 2। तो डायरेक्शन 1 में एवरेज पावर कंज्यूम्ड कितनी होगी? IRMS cos phi इंटू ERMS, और इनके बीच का एंगल कितना है? cos 0। cos 0 कितना होता है? 1। तो यहां पर मुझे कितना मिल गया? ERMS इंटू IRMS इंटू cos phi। मैं आपको लिटरल मीनिंग समझा रहा हूं वॉटलेस करंट की थ्रू अ पर्टिकुलर फॉर्मूला, थ्रू एन एक्सप्रेशन, ठीक है ना। अब जरा मैं देखूं कि IRMS sin phi मेरा जो कंपोनेंट है with respect to ERMS, it makes an angle of pi by 2। तो मेरा 2 डायरेक्शन में एवरेज पावर कंज्यूम्ड कितनी हुई? IRMS sin phi इंटू ERMS इंटू cos pi by 2, ये मुझे दे दिया 0। आप देखो, मैंने जब करंट का ये कंपोनेंट लिया तो कोई पावर कंज्यूम नहीं हो रही। तो टेक्निकली मैं क्या कहता हूं, व्हाट आई शुड रादर राइट दैट IRMS sin phi component gives P average is equal to 0। यही मेरा वॉटलेस करंट का कॉन्सेप्ट है। वॉटलेस करंट का कॉन्सेप्ट बेटा यहीं से आता है, ठीक है ना। ये ध्यान से समझेंगे इसको। अब ये होता कब है भाई? कब वॉटलेस करंट आएगी? जब करंट का कंपोनेंट और ईएमएफ के कंपोनेंट के बीच में एंगल 90 हो, फाई 90 हो। ये होता कब है बच्चों? ये तभी होता है जब मेरा सर्किट इंडक्टिव बिहेव करता है, ठीक है ना, या कैपेसिटिव भी हो सकता है। ये प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव होना चाहिए। इस केस में मेरा द पावर कंज्यूम्ड इज 0 एंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज कॉल्ड द वॉटलेस करंट। अब अगर आपसे कोई रियल लाइफ एग्जांपल पूछे या प्रैक्टिकल एग्जांपल पूछे, तो बहुत सीधी सी बात समझिए कि एवरेज पावर 0 कब होगी? मतलब when the current is flowing along the voltage and in the other cycle it is flowing reverse to the voltage। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल एक साइकिल में मान लीजिए x है, तो दूसरे साइकिल में उसी का रिवर्स हो जाए, तभी तो एवरेज पावर 0 बना के देगा। क्लियर है ना। ये तभी हो सकता है जब मेरा सर्किट प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव होगा, ठीक है ना। अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं, तो अगर मैं ट्रांसफॉर्मर, ध्यान से समझेंगे, अगर मैं ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी, अभी हम इसके बाद ट्रांसफॉर्मर भी पढ़ेंगे, अगर मैं ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी ओपन कर दूं, ठीक है ना, तो करंट इन प्राइमरी इज वॉटलेस। अगर आपसे कभी पूछा जाता है गिव एन एग्जांपल ऑफ वॉटलेस करंट, तो इफ आई open the secondary winding of the transformer, then the current in the primary winding is nothing but whatless current। क्लियर है? आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। अब यहीं पर मैं एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूं, दैट इज चोक कॉइल। ये भी बहुत पूछा जाने लगा है आजकल, चोक कॉइल। तो बहुत सीधी सी बात है, व्हाट इज अ चोक कॉइल? अ चोक कॉइल इज नथिंग बट इट इज एन इंडक्टर। इट is simply an inductor। It is simply an inductor
कंडीशन क्या है? वेरी लार्ज इंडक्टेंस, इट इज सिंपली एन इंडक्टर विद वेरी लार्ज इंडक्टेंस, ये मैंडेटरी कंडीशन है, ठीक है ना। इंडक्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। यूज क्या है? इट इज यूज्ड टू रिड्यूस करंट इन एसी सर्किट्स, ध्यान रखेंगे, इट इज यूज्ड टू reduce the current in AC circuits with minimum loss of energy। अब ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। व्हाई मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी? देखिए, अगर करंट को रिड्यूस करने के लिए मुझे एनर्जी का लॉस करना पड़ रहा है तो मेरे सिस्टम, मेरे सर्किट का एफिशिएंसी घट रहा है। बट मैंने क्या देखा, अभी मैंने आपको बताया कि जो प्योरली इंडक्टिव सर्किट है वो एवरेज पावर तो कोई कंज्यूम कर नहीं रहा है। अच्छा, हाई इंडक्टेंस की वजह से उसका, बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, हाई इंडक्टेंस की वजह से एक्सएल का वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि एक्सएल इज ओमेगा एल। इंडक्टेंस मैंने बहुत हाई रखा है तो एक्सएल मेरा इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं आपको एक सर्किट दिखाऊं, मान लीजिए ये मेरा इंडक्टर है, ये किसी सर्किट से कनेक्टेड है, उस सर्किट का रेजिस्टेंस आर है। ध्यान रखिएगा, आर मैंने सीरीज में नहीं कनेक्ट किया है, ये मत समझ लीजिएगा कि मैंने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसका रेजिस्टेंस आर है, उसके साथ मैंने एक बहुत हाई वैल्यू का इंडक्टर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। मैं इस सर्किट को एसी पे चला रहा हूं, V इज इक्वल टू VM, या हम लोग V नॉट मान के चल रहे हैं, तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ये मेरा एसी वोल्टेज है, ठीक है ना। मुझे करंट को रिड्यूस करना है। अब ध्यान देखिए, अगर मैं L का वैल्यू बढ़ा दूंगा तो इस LR सर्किट, ये मैंने LR सर्किट बनाया है, जरा इसको ध्यान से समझेंगे, ये R आएगा और ये मेरा ऐसे आएगा XL, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ये मेरा फाई, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। cos फाई कितना आएगा? cos फाई विल बी R अपॉन, ये आएगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, तो दिस विल बी R अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे, दिस इज द पावर फैक्टर। तो इस पर्टिकुलर सर्किट में एवरेज पावर कंज्यूम्ड कितनी आएगी? एवरेज पावर कंज्यूम्ड आएगी ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई, क्लियर है ना, इतनी आएगी। और cos फाई मैंने कितना निकाला है? दिस इज ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई इज R अपॉन R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर मैंने XL को बढ़ा दिया बहुत ज्यादा तो मेरा ये Z जो है, दिस पर्टिकुलर टर्म इज Z, मेरा Z बढ़ने लगेगा। और अगर Z बहुत ज्यादा हो गया तो P एवरेज विल अप्रोच टू जीरो, फाइन। अगर P एवरेज, अच्छा दूसरी चीज देखिए, Z बढ़ रहा है तो करंट घटेगा, ऑब्वियसली करंट घटेगा। मैं सर्किट का इंपिडेंस बढ़ा रहा हूं तो करंट घटेगा, लेकिन एवरेज पावर कंज्यूम्ड लगभग जीरो हो रही है। तो मुझे फायदा क्या हो रहा है कि माई करंट इज रिड्यूस्ड। डिफरेंस देखिए, रियोस्टेट और चोक कॉइल में डिफरेंस देखिए, करंट इज रिड्यूसिंग या करंट इज रिड्यूस्ड, बट एट द सेम टाइम द एवरेज पावर डिसिपेटेड इज ऑल्सो अप्रोचिंग जीरो। मतलब मैंने करंट को रिड्यूस करने के लिए, देखिए अगर मैं रियोस्टेट में क्या करता हूं, रेजिस्टेंस बढ़ाता जाता हूं, तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ज्यादा गर्म होने लगता है सर्किट, ज्यादा हीट लॉस है। मैं रेजिस्टेंस को एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। अगेन आई एम सेइंग, आप इस रेजिस्टेंस को, ये मेरे अप्लायंस का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, या मेरे सर्किट का रेजिस्टेंस है, फाइन। तो मैं रेजिस्टेंस को एक बहुत ज्यादा वैल्यू के ऊपर नहीं बढ़ा सकता, वरना लॉसेस बहुत बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। बट एसी में मुझे फायदा है, अगर मैं चोक कॉइल इस्तेमाल कर दूं, वो क्या है, इट इज सिंपली अ वेरी हाई वैल्यू इंडक्टर। तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे करंट भी बच्चों रिड्यूस होके मिल रही है, एंड एट द सेम टाइम द लॉसेस आर आल्सो मिनिमाइज्ड। क्लियर है? चलिए, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इन द लेक्चर वी हैव कवर्ड द पावर इन द एसी सर्किट, द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर फैक्टर, whatless current and choke coil. All these topics are very important for the better understanding of alternating circuit. Fine. As I always say, in case you have found the content of the lecture worthy enough, do like it, share it, subscribe the channel if you haven't subscribed it yet. Stay healthy, stay safe and steady well. Thank you.